फोर्थ मैसूर वार 1799 यानी कि वर्ष 1799 के अब हम लोग फोर्थ मैसूर वार की बात करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इससे पहले की सारी बातें कर ली थी और हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग इस फोर्थ मैसूर वार 1799 और इसके आगे की बात करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं फोर्थ मैसूर वार पे, जो कि पृष्ठ संख्या 19 पर है, जो आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है अपने पुस्तक का। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ले बिकम गवर्नर जनरल इन 1791। वर्ष 1798 में जो गवर्नर जनरल बनता है अंग्रेजों का भारत में, या की बात करें तो उसका नाम होता है लॉर्ड वेलेस्ली। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस विच अंडर विच the native state was expected to acknowledge the British authority and function entirely on British terms। अब यह जब गवर्नर जनरल बनता है 1798 में, तो वो एक सिस्टम, एक प्रणाली को लगाता है, लागू करता है, जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस के तहत जहां जहां वो ये चीजों को लागू करता है, जो जो उसका क्षेत्र है, वहां पर लोगों को और वहां के जो शासक है या वहां के जो लोग हैं उनको ब्रिटिश अथॉरिटी और फंक्शन को मानना पड़ेगा। यानी कि जो ब्रिटिशर्स कहेंगे उनके बातों को, उनके टर्म एंड कंडीशन को, उनके नियम और कानून को मानना पड़ेगा। यही चीज लॉर्ड वेलेस्ली ने वर्ष 1798 में गवर्नर जनरल बनने के बाद एक सिस्टम को स्थापित किया, जिसका नाम सब्सिडरी अलायंस है, जिसमें उस क्षेत्र के लोगों को गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी, अंग्रेजों के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने पड़ेंगे। टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू डू सो एंड ट्राई टू गेट एक्सटर्नल हेल्प ऑफ आउट द ब्रिटिश। अब टीपू सुल्तान इस चीज को मना कर देता है, वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, और वो फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक अलायंस या फिर कहे तो अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग लोगों से समर्थन की बात करता है। कहता है कि आप समर्थन करो, मैं अंग्रेजों के खिलाफ इसका बहिष्कार करूंगा। ही बिल्ट अप अ लार्ज आर्मी एंड आस्क्ड द फ्रेंच टू सपोर्ट हिम। वो एक बहुत बड़ा सैन्य शक्ति बनाता है और फ्रेंच से, वही फ्रांस से जो इंग्लैंड से हार गया था, उसी फ्रांस से यह कहता है कि आप भी मेरा समर्थन करो, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है एक युद्ध में। तो वही चीज है कि दुश्मन का दुश्मन, टीपू सुल्तान का दुश्मन अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड का दुश्मन फ्रांस। तो टीपू सुल्तान का दोस्त हो गया यहाँ पर फ्रांस, और यहाँ पर टीपू सुल्तान को इंग्लैंड को हराना है, फ्रांस को भी इंग्लैंड से बदला लेना है। तो टीपू सुल्तान ने सोचा कि हम फ्रांस को कहते हैं वो हमको सपोर्ट करे ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सके। Ask the French to वेलेस्ली अटैक्ड मैसूर इन 1791। वेलेस्ली, जो ये लॉर्ड वेलेस्ली था जो गवर्नर जनरल था, इसने 1799 में एक साल बाद, अपने गवर्नर जनरल बनने के एक साल बाद, यह मैसूर पर आक्रमण कर देता है, यानी कि टीपू सुल्तान के क्षेत्र पर। टीपू फॉट ब्रेवली एंड वाज किल्ड इन एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश एट सेरिंगपट्टनम। टीपू बहुत अच्छे से, बहुत साहसी तरीके से लड़ता है, लेकिन वो सेरिंगपट्टनम में मारा जाता है इस युद्ध में। The fourth war of short duration ended with the death of Tipu on May 4, 1799। और ये जो चौथा युद्ध था एंग्लो मैसूर वार का, जो चौथा था, ये बहुत कम समय के लिए चला, क्योंकि बहुत जल्दी ही 1799 में ये युद्ध हुआ और 1799 के 4 मई को ही यहाँ पर टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान मारा जाता है सेरिंगपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद कहे तो यह युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। उसके बाद लिखा हुआ पृष्ठ संख्या 20 पर, आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ मैसूर वाज रिस्टोर्टेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर हु हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द हैदर अली। टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद अब जो मैसूर है वो वाज रिस्टोर्टेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर हु हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द हैदर अली। अब टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद अब ये मैसूर किसके पास जाता है? तो वो यही कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली ने
अपने समय जिसको उस क्षेत्र से भगाया था, जो अब शायद नहीं है, उनके जो डिपेंडेंट है, उनके जो आश्रित हैं, उनको मैसूर दे दिया जाता है। वो मैसूर पर रहते हैं, वो मैसूर में रहते हैं, वो मैसूर को में रहते हैं। यानी कि टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद हैदर अली के समय, जब हैदर अली ने अलग अलग लोगों को अपने समय मैसूर से भगा दिया था, मार दिया था, या फिर जैसे भी जो मैसूर से उसको हटा दिया गया होगा, उन सारे लोगों के डिपेंडेंट को, उन सारे लोगों के परिवारजनों को, उन सारे लोगों के आश्रितों के हवाले मैसूर को कर दिया गया। द न्यू रूलर एक्सेप्टेड अ सब्सिडरी अलायंस, और जो इसमें से जो नया शासक बना वो सब्सिडरी अलायंस, यानी कि हम अंग्रेजों की हर बात को मानेंगे, उसको वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि करना ही पड़ता है। द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और हैदराबाद का निजाम जो है वो भारत का पहला शासक था जो इस नियम को, इस प्रणाली को अपनाया था, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को अपनाया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस एंड द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी। ये सब्सिडरी अलायंस और कॉलोनियल आर्मी का जो ग्रोथ है, इसका कंसेप्ट क्या कहता है भारत के रिस्पेक्ट में, अब इसकी बात करते हैं। सब्सिडरी अलायंस एंड द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी। सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली टू सिक्योर ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारत में लागू किया गया, ताकि यहां पर अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, वो बना रहे और बढ़ता रहे। द सिस्टम वाज प्रैक्टिकली फोर्स्ड ऑन अ रूलर हु फेस्ड कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम अदर स्टेट्स। ये जो प्रणाली है, ये प्रैक्टिकली लागू किया गया, जबरदस्ती लागू किया गया उन सारे शासकों पर, और उन्होंने अपनाया भी जो अपने अलग अलग शासकों के द्वारा, बगल के क्षेत्र के शासकों के द्वारा धमकाए जाते थे। यानी कि एक शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उसमें जो कमजोर शासक है वो इस सब्सिडरी अलायंस को अपना लेता था, क्योंकि उससे लगता था कि उसको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल जाएगा, और बाद में अगर युद्ध होगा तो वो ब्रिटिश आर्मी का सहायता लेकर युद्ध जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर were not supposed to keep their independent armed forces as they were protected by the company। और जो भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था, वहां पर यह माना जाता था कि इंडियन रूलर जो भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपना आर्मी नहीं रखेगा। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर वे आर नॉट सपोज टू कीप देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, अपना सैन्य शक्ति खुद का नहीं रखेगा, क्योंकि उसको कंपनी के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि उसको अंग्रेजों के सैन्य शक्ति के द्वारा रक्षा दिया जाएगा। तो यहां पर अपना नहीं रखना है। However, they had to pay for the armed forces। हालांकि उनको they had to pay for the armed forces, हालांकि उनको ये आर्म्ड फोर्सेज जो कंपनी के द्वारा मिलेगा, उसके लिए इन इंडियन रूलर को पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। पार्ट ऑफ अ टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ पेनाल्टी इफ द रूलर फेल टू पे, और अगर पैसा नहीं दे पाएगा कोई भी शासक, तो उसके क्षेत्र के कुछ हिस्से को पेनाल्टी के तौर पर, दंड के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा ले लिया जाएगा। द इंडियन रूलर वाज ऑल्सो टू कीप अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन द कोर्ट हु इन टर्न interfered with the internal administration of the state if it was against the company's interest। The Indian ruler was also to keep a British resident in the court। इंडियन रूलर को यह भी कहा गया कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस को मानोगे, तो आपको अंग्रेजों के एकाध अधिकारी को अपने पास रखना होगा, ताकि वह यह देख सके कि आपके शासन में, आपके शासन क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो कंपनी के खिलाफ हो या फिर हमारे खिलाफ। सो द इंडियन स्टेट लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, और इसी के आधार पर कहे तो जब सारा कुछ छीन ही लिया गया, तो इंडियन स्टेट जो थे वो अपना स्वतंत्रता खो गए। द स्टेट विच वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल थ्रू दिस अलायंस वेयर, अब कुछ स्टेट जो है जो इस अलायंस के तहत, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के तहत अंग्रेजों के नियंत्रण में चले गए, ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में चले गए, कंपनी के नियंत्रण में चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चले गए। कुछ नाम यहां पर दिए गए हुए हैं। अवध चला गया,
हैदराबाद चला गया, हैदराबाद तो पहला ही था जो निजाम ने एक्सेप्ट किया था। ग्वालियर चला गया, इंदौर चला गया, उदयपुर चला गया, जोधपुर चला गया, जयपुर चला गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये तीनों अभी भारत के राजस्थान राज्य का हिस्सा है। इंदौर और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। और हैदराबाद जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और अवध जो है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। तो यही हम लोगों ने देखा कि सब्सिडरी अलायंस के तहत भारतीयों को बहुत अच्छे तरीके से गुलाम बना लिया गया अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शासकों को। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट। मैसूर खत्म हुआ, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर देखा हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे एनेक्सेशन ऑफ मराठा, यानी कि कैसे अंग्रेजों ने मैसूर को कब्जे में किया। अब हम लोग देखेंगे कैसे मैसूर के बाद जो मराठा क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो इन सारे चीजों की बात हम लोग करेंगे, लेकिन इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तब हम लोग एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट और उसके आगे की बात करेंगे, जहां पर हम लोग फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 और भी आगे जो वार हुए उन सारे चीजों की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।